नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी देश प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसे कि दर्शकों, मैं हर बार एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर रामफल चहल जी, हरियाणवी साहित्य पर पीएचडी डिलीट करने वाले ऐसे मैं तो युवा ही कहूँगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो हरियाणवी संस्कृति को सजोए हुए है, उसका प्रचार प्रसार विदेशों तक कर रही है। सबसे पहले माननीय रामफल चहल जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, आपको भी और सभी देशवासियों को आज हमारा गणतंत्र दिवस है। बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये दिवस है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हुए गणतंत्र हैं, यानी कि राज्य अलग भी हैं और इकट्ठे भी हैं। और ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें प्रजातंत्र और गणतंत्र दोनों हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने साहित्य पर बहुत कुछ आपने लिखा है, देखा है, उसको आप जज करते हैं, ज्यूरी मेंबर के रूप में आप काम करते हैं। अनेकों फिल्मों में, हरियाणवी फिल्मों में आपने रोल किया है। आप आकाशवाणी रोहतक में माननीय निदेशक के पद को सुशोभित किया है। आपने जो एचईयू का, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उसके रीजनल चैनल्स को भी आपने उसको सुशोभित किया है, उसको चलाया है। तो किस प्रकार से हरियाणवी संस्कृति का आप वर्तमान में क्या भविष्य देखते हैं, और जो पीछे के जो महान कवियों ने जो हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए जो काम किया, उस काम को कितना हम आगे आज बढ़ा पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जो हमारे पुराने लोक कवि थे, उनको तो नमन और वंदन करना हमारा फर्ज भी बनता है, और वो इस काबिल भी थे जी, कि एक एक चीज़ को, हमारी संस्कृति को ऐसे उकेरा है कि कोई भी कवि उठा लो, चाहे वो पंडित दीपचंद हों, चाहे वो पंडित हरदेवाजी हों, चाहे बाजे भगत जी हों, पंडित लक्ष्मीचंद हों, मांगेराम हों, फौजी मेहर सिंह हों, और दूसरे जो धनपत सिंह, रामकृष्ण व्यास, सारे देखिए आज के जो हीरो हैं, उनमें आप मुकाबला करने चाहें कौन छोटा कौन बड़ा, तो ऐसी स्थिति उनकी है जी। हर कवि का अपना एक अंदाज था, उनका अपना एक शांग करने की पद्धति थी। लेकिन सभी को कुल मिला के मैंने पढ़ा है जी, लगभग 35-40 कवियों को बहुत ध्यान से पढ़ा, जी। तो ये पाया कि हम तो उनके पासंग भी नहीं, उनके पाँव के धूल भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और वो इतने बढ़िया सलीके से छंदबद्ध करके, संगीतबद्ध करके, जी, वो संगीतबद्ध करना, छंदबद्ध कविताएं, और बिल्कुल ऐतिहासिक पौराणिक उन चीज़ों को, और बिल्कुल लोक भाषा में। जी, तो वो किसी का मुकाबला करना, कौन ऊपर था कौन नीचे था, कौन छोटा था बड़ा था, ये हम उसमें अभी कॉम्पिटेंट नहीं मानता मैं अपने आप को। जी, 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 फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, आपने लोक साहित्य की बात की। जी, कश्मीर का भांड पाथेर है हमारे शांग के बराबर में। जी, कश्मीर का भांड पाथेर है, हिमाचल का करियाला है, पंजाब का नक्काल है, राजस्थान का ख्याल है, जी, हमारा शांग है, यूपी का तमाशा और नौटंकी है, जी, फिर आगे चल के भवई, जात्रा, माच, थेरुकुठू, विथी नाटकम और कथकली। जी, ये सारे जितने भी लोक नाट्य हैं, जी, इनमें किसी में तो संगीत ज़्यादा है, किसी में नृत्य ज़्यादा है, किसी में अभिनय ज़्यादा है, किसी में कथानक छोटा है, किसी में बड़ा है। जी, सांग इन सब से ऊपर किस लिए मानता हूँ कि इसमें देखिए अभिनय भी है, इसमें नृत्य भी है, इसमें संगीत भी है, इसमें संवाद भी है, और इसमें जीवन का जो दर्शन है, क्या बात, फिलोसफी ऑफ लाइफ, वो मिलेगा जी, आपको। एक ऐसी शिक्षा मिलेगी उस सांग से। कोई सांग उठा लो आप, जी, जैसे राजा हरिश्चंद्र। हाँ, कोई भी जी, आप बेमेल विवाह पे उठा लो, उत्तानपाद का किस्सा, आप जी, इस पे उठा लो, क्या नाम, सरवरनीर का और इनका किस्सा उठा लो कि कैसे मतलब जो है ना विपता में भी कैसे। जी, तो माँ के जाए वीर विपत में रोया ना करते भाई, ये दिन तो सब माँ में से। क्या बात? संगत चार जार और चोरा की, कुछ सुन के चुगलखोरा की, आह, घर के कदे मैंने छोया ना करते, आज मरिया बताऊँ से। ओहो, क्या बात। मेहर सिंह ने अपनी पीड़ा कही है कि घर के न्यू कहे भाई तू तुम्हारा नाम का मर लिया। ओहो, उस विरोधों में भी उन्होंने कविताएं करी है। क्या बात है। पंडित लक्ष्मीचंद का कि आए का आस नहीं, गए का शोक नहीं, ऐसा निर्धन भया सोचने की बात है। इस देह को नहरे नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं, मन को फेरे नहीं, पवन नहीं पात है। लोकंद की रीति नहीं, काहू से प्रीति नहीं, हारी नहीं जीती नहीं, वर्ण नहीं जात है। ऐसा जब ज्ञान भया फिर कुछ ध्यान भया, ब्रह्म के समान भया ब्रह्म में समात है।
बहुत सुंदर। पूरी गीता जो है एक 8 लाइन के उसमें सवैये में कह दी। क्या बात है, बहुत सुंदर। बेमेल विवाह में पंडित मांगे राम ने कहा कि तने ऊँट के गल में बूट बांध दिया कि उकर मुँह घालूंगा और हाथ हथकड़ी पाए बेड़ी की स्त्रियाँ चालूंगा। क्या बात है। मात पिता का जन्म लिया मैंने किस्मत सोड़ी लेके और पंचा के में फेरे ले लिए चादर धोड़ी लेके। और बुढ़ापा है उसका, वो युवा पत्नी है। अर्जुन बूढ़ा मेरे शिकारी पीछे हो रहा गोली लेके। आज गाम भी भूखा तू भी भूखी, मैं किस किस के गालूंगा। क्या बात है, सब कुछ तो चित्रण कर दिया। तो वो जो है ना तने केड़े के धोरे बड़बेरी बोदी, वो महिला भी खुश नहीं है जी। बुजुर्ग पति को पागे जी। तने केड़े के धोरे बड़बेरी बोदी में हवा चालते चर जाएंगी और भरी खाट पे मत भेजे मैं जीते जी में मर जाएंगी। तो इन कवियों को पंडित रामकृष्ण व्यास को देखिए आप जी कि वो पुत्र को धक्के मार रहा है। वो एक सांग में तो वो कह रहा है कि पुरुष जो है वो सूक्ष्म रूप धारण करके और पत्नी के गर्भ में जाता है और पुत्र के रूप में आता है जी। कि मारा मेरे लाग गए तेरे किस कर तू धक्के मार। क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब एक बेटे बाप की मान लो किसी बात पर अनबन होगी तो उसने धक्का मारा, बाहर निकल मेरे घर से। कहता मारा मेरे लाग गए तेरे किस कर तू धक्के मार। क्या बात है, बहुत सुंदर है ना। सूक्ष्म रूप पिता धारण कर पत्नी गर्भ में ले अवतार कि मैं तेरा ही तो प्रतिलिपि हूँ, तेरी कार्बन कॉपी हूँ मैं जी। तेरी फोटो कॉपी हूँ मैं। ये तेरे संस्कारों में कमी रही होगी जो मैं ऐसा हो गया जी। तो उनका जो सामाजिक एक वो था कि समाज के ऊपर प्रभाव डालता, मैं इसको मनोरंजन नहीं मानता, मैं इसको एक जीवन दर्शन की झांकी मानता हूँ जो हमारे मन, कर्म और वचन तीनों चीज़ों को प्रभावित करती है। आप देख रहे थे कल नौटंकी में कितना श्रृंगार है, हरिश्चंद्र में कितना वो है कि हम अपने वचन के पक्के हों, है ना, और उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, बिकना भी पड़ गया तो भी मतलब अपने वचन से नहीं आ रहे जी। तो ये सारे के सारी चीज़ें तो हर उसमें ऐसे वो जो पूर्णमल था देख लो, उसमें भी बेमेल विवाह का कितना वो है। रिमोसी थर थर कांपे तेरा गात क्यों हो रही तू पढ़न, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमारा जो लोक साहित्य है वो जो 1875 से लेके कहूँगा मैं उसको जी। कुरुक्षेत्र में 2 अखाड़े थे, भाद्रव नानक का अखाड़ा सांगों के जी। वो ब्रह्म मुहूर्त में सांग करते थे और चमोले में होता था, टेकिए टेक नहीं बोलते थे, कितना जोर पड़ता होगा जी। और अच्छे घरों के खानदानी लोग थे, जाजम तकिए और ये सारी चीज़ें लेके वो करते थे। और केवल साजिंदों को कुछ रईस लोग पैसे दे दिया थे जी। बाकी निःशुल्क वो सांग करते थे और कई सालों तक। और लगभग 30 कथाएं हैं कुरुक्षेत्र की जी, थानेसर की जी। तो पंडित दीपचंद कथावाचक थे, वो कथा कर रहे थे तो पांडाल भरा हुआ था शाम को जी। लेकिन सुबह 4 बजते वो खाली हो गया। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, कहता जी वो सांग शुरू हो गया हमारे यहाँ 2 नानक और भाद्र के अखाड़े हुए जी। तो वो भी पंडित जी भी चल दिए, फिर देखा उन्होंने 2 दिन देखे सांग वो जी। उसके बाद आके अपनी मंडली बनाई। और ये जो तख्त आप मंच देख रहे हैं सामने जी। आसमाने लगवाते हैं जी। तो ये पंडित दीपचंद ने शुरू किया जी। एक पैटर्न के घाघरी और आंगी और ऊपर जो लुगड़ी कह लो उसको जी। लत्ता कह लो, कंद का था उस टाइम में कंद, तो वो एक शुरू किया और फिर धीरे धीरे सांग का विकास होता चला गया। तो पंडित दीपचंद पहले सांगी थे जिसने सांग को मंचीय कला बनाया। उससे पहले ऊंचे टेकड़े पे होता था, कहीं भी 4-6 आदमी आ जाते थे, बजा लेते थे, गा लेते थे, मंडली होती थी, लेकिन ना तो उनको कोई पारिश्रमिक मिलता था ना कोई साई होती थी। पंडित दीपचंद ने ये भाई साई वाला काम कराया और उनको सम्मान भी दिया क्योंकि उन्होंने भर्ती होले और थारे बार खड़े रंग रूट उड़े मिले तुमने टूटे लित्र उड़े मिले फुल बूट उड़े मिले तुमने बासी टिकड़ उड़े मिले बिस्कुट भर्ती होले रहे। तो भर्ती करवाई 2nd वर्ल्ड वार में जी जी। इसलिए उनको फिर एक अच्छा कुर्सी नशीन बोलते थे कि अंग्रेजों के सामने किसी को कुर्सी नहीं नशीन होती थी जी। तो उसको कुर्सी पे बैठना अलाउड होता था, कुर्सी नशीन होता था जी। एक सम्मानित व्यक्ति जी जी जी। तो ये वहाँ से शुरू करके और फिर बाजे भगत और दीपचंद के फिर हृदयवास शिष्य हुए। 3 कोस तक आवाज़ सुनती थी। बाजे भगत को भगत जी कहते थे। एक बार बरसात नहीं हो रही थी, अकाल था, तो आए तख्त पर चढ़े और बैठ गए आगे। तो कहते थे भाई मुड्ढे पे बैठ जाते, उस दिन दूसरों से ज़्यादा गवाता था और खुद गाएगा दाते ही शुरू हो जाता था जी। तो उन्होंने लोगों ने कलकी मारनी शुरू कर दी, काल पड़ रहा है बाजे, काल पड़ रहा है। तो आते मुड्ढे पे बैठ गया, काल पड़ रहा है भाई, सुनने मुश्किल से पैसे इकट्ठे करें जी। तो बहुत तंग हो लिए उन किलकियों से, तब ने बोला भाई सुनो जी, भगवान भगत के बस में होता है। आज मैं गाने वाला, तुम सुनने वाले हो। हाँ। या तो मैं मर जाऊंगा या बरसात हो जाएगी। क्या बात है। और 11 बजे उसने घोषणा करी थी, 4 बजे
छोटी सी बादली आई और बरसात होने लगी, लोग उठने लगे तो बोला लोगों हाँ। उसके बाद बरसात नहीं है, लेके जाना जितनी चाहिए। हाँ। लोग वहीं बैठ गए और तड़ तड़ पानी बरसा और जो है ना वो सम्मत हो गया। जी। तो तब लोगों ने उसको भगत करना शुरू किया था। तो ऐसे ऐसे सांगी हुए हैं। ये सत्य घटना है, सत्य बिल्कुल। घटना बाजेबत की मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है, जी, ग्रंथावली में। जी, जी, और जो आदमी वहाँ हाजिर था उससे लेके लिखी है। जी, मैं कभी इस तरह की बातें नहीं करता, जी, कंट्रोवर्शियल कोई भी। जी, जी, जी। तो वो ऐसी सच्ची घटनाएं थी। तो मतलब आदमी के तप में बल है, वो भगवान को भी साक्षात देख सकता है अगर यदि तप करे उस विधा में। हाँ, और पंडित लक्ष्मीचंद का जो ब्रह्म ज्ञान है और दूसरी चीज़ें उन्होंने हमारी जो क्या कहेंगे उसको, पुराणों को, वेदों को उन्होंने अपनी रचनाओं में रखा। जी। और मांगेराम ने जो लोक जीवन है उसका जो चित्रण किया है, जी। वो जैसे मैंने बताया कि अभी तो मांगेराम का एक जो उपमाएं थी, जी। है ना, तेरे लांबे के शीशे लाग गए दूब जाम रही झेरे पर के। अंधा कुआं होता है जिसमें पानी होता है, उस पर दूब जम के और नीचे जाके फिर थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है क्योंकि उसको रोशनी चाहिए। जी। नीचे जाएगी वो, फिर जब उसको रोशनी नहीं मिलेगी तो थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो उसने कमाल का चित्रण किया है उसने। जी। तो फांसी भी अच्छी लोगो, सूली भी अच्छी ना घर में लुगाई दो, ताता करके दूध चढ़ा दिया, बैठा दी रुखाड़ी बिलाई दो। क्या बात है। तो वो बिल्कुल ऐसे उदाहरण देते थे, बिल्कुल सबके जो है ना। तो पंडित जी लक्ष्मीचंद जी ने जो बात की वो वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की और हमारे जितना भी प्राचीन होता है उसको। जी। और पंडित मांगेराम ने जो बात की वो बिल्कुल लोक जीवन की और उसकी उपमाएं दी। फौजी मेहर सिंह के जो रागनियों में जो है वो अलग तरह का एक रंग है। देश के ऊपर जान जोग दी, एक चिट्ठी में घेर दियो। तो ये सारी चीज़ें। और रामकृष्ण व्यास का भी कमाल का संगीत था। जी। ये दो सांगी ऐसे थे, धनपत सिंह और रामकृष्ण व्यास, जिन्होंने पहले पिंगल ज्ञान सीखा, यानी कि म्यूजिक सीखा पहले। जी, जी, जी। और फिर उसके बाद सांग में गए। बाकी हमारे धीरे धीरे सीखते गए और उस्ताद लोग उनके साथ रहते थे। वो 1947 का जो सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा को हुआ, सांस्कृतिक तौर पे हुआ। अच्छा। कि जितने हमारे साजिंदे थे, वो सारंगी वाले, नगाड़े वाले, वो ज़्यादातर हमारे मिरासी भाई थे। जी। और वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में। तो यहाँ फिर वो उसकी सुरों की और ताल की और लय की कम लोगों को पहचान रही। गिनती के थे, जैसे मैंने दो नाम बताए, रामकृष्ण व्यास और वो है। तो मैं बात कर रहा था 1875 से सांग शुरू हुआ था। जी। और 1905 तक तो वहाँ रहा थानेसर में। उसके बाद फिर पंडित दीपचंद आ गए। उसके बाद धीरे धीरे 1925 में यहाँ पूरी तरह से सांग का बोलबाला हो गया। और मानिए आप 85 तक, जी 1925 से 85, 60 साल तक सांग एकमात्र मनोरंजन का साधन रहा है ग्रामीण परिवेश के लिए। ग्रामीण आपके कितने कुएं, कितनी धर्मशालाएं, कितने स्कूल, कितने गौशालाएं, सारी सांगियों ने बनवाई हैं। क्या बात है। धन इकट्ठा करते, हाँ, करते थे, समाज को। रामकृष्ण व्यास जी मेरे बहुत उसमें स्नेह रखते थे। जी। तो उन्होंने बताया 16 करोड़ रुपया, ऑन रिकॉर्ड डायरी दिखाई मुझे कि 16 करोड़ रुपया उन्होंने उस जमाने में, आज वो अरबों में बैठेगा। जी। तो 16 करोड़ रुपया समाज के लिए इकट्ठा करके, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, धर्मशालाओं के लिए और उनके लिए कराया उसने 16 करोड़ रुपया। और वो जो कि संस्थाओं में उन्होंने इकट्ठा करके दिया। बैल तक लोग अपने ज़मीन तक कह देते थे, 1 किला मैं देता हूँ भाई इसको, भाई मैं अपने दोनों बैल बेच के जो पैसा आएगा इस सांगी को देता हूँ। डॉक्टर साहब, बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने जो बहुत बड़ी एक बात कही कि 16 करोड़ रुपए एक सांग की विधा से एक आर्थिक सहायता समाज और देश के लिए इकट्ठी की, संग्रहित की, तो इसका मतलब ये जो सांग विधा है ये आय का स्रोत भी है और एक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक साधन भी बन सकता है। यदि सरकारें चाहें तो इस विषय पर काम करें तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जा सकती है इसके माध्यम से। कोई सांग चल रहा है और वो मान लीजिए एक कॉलेज के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, तो वैसे लोग को पास जाना, इकट्ठा होना और एक कंपटीशन की भावना पैदा करना बड़ा मुश्किल है। सांग में ये है कि मैंने बुलवा दिया चमोला 1100 रुपये भाई, तो वेद प्रकाश पांचाल जी कहेंगे कि भाई रामफल ने 1100 बुलवाया तो मैं 2100 दूंगा। क्या बात है। आपने 2100 बुलवा दिया। मेरे छोटे भाई ने बेइज्जती महसूस करी, उसने 3100 बुलवा दिया। तो ये कंपटीशन भी करवा देते थे ऐसे, है ना। और वो पैसा एक देखिए, हम टीवी पे कुछ भी देखते रहे लेकिन उस भीड़ के अंदर एक हिस्सा बन के जो आनंद ले सकते हैं, लाइव जो हम मेले का जो हम आनंद मेले में जाके ले सकते हैं, वो टीवी पे देख के या किसी भी माध्यम से नहीं ले सकते। तो उस समय क्या था
कि जो है ना वो कहा था मेरा मेली का पैसा दिल्ली का धक्का पेली का। अच्छा सांग में सारे मजे आया करते, जी। इकट्ठे हो गए जाते थे। चोरी महिलाएं छुपे- भी होती थी नहीं, उस महिलाएं कम थी, अ, वर्जित था लगभग लगभग। हमारे कुछ ध्यान आता है कुछ समय पहले 10-15 साल पहले महिलाएं सांग को देखने के लिए अपने घर काम के चूल्हे चौके का काम निपटा कर और शाम को पहुंचती थी। ग्रामीण परिवेश में देखा है चैल साहब ऐसा कुछ? देखिए, रामलीलाएं देखना, कृष्ण लीलाएं देखना वो महिलाओं के लिए वर्जित नहीं था। जी सांग में क्योंकि ये विरोध इसलिए होता था, कुछ संस्थाओं ने इसका विरोध इसलिए किया भाई अश्लीलता है, क्योंकि ये केवल पुरुषों के लिए, अच्छा खासतौर से युवा वर्ग के लिए, जी लड़के जितना लाउड एक्शन कर सकते हैं, आपने डांस देखा होगा, जी जितने उछल कूद लड़के मचा देते हैं, जितना हाँ। जितना उसको आज की भाषा में कहूं, सेक्सी डांस जितना लड़के कर सकते हैं, जी लड़कियां नहीं कर सकती उतना। जी तो एक पुरुष को पता है ये पुरुष है, हाँ और फिर भी उस पर आसक्ति भाव से हाँ। रुपया देना, हाँ है ना। जी जी एक को पता है कि भाई ये हमारा फलाना आदमी है, और जी। वो नकल मारता है तो लोग हंसते हैं खूब, बिल्कुल ठाके है ना, लगते हैं। ठाके लगते हैं। जी। तो उसमें मैंने कहा, और फिर जीवन के प्रसंग है उसमें, जी अनेक अनेक कथाओं में वो सामाजिक वो है, तो मनोरंजन भी हो रहा है, साथ के साथ एक भीड़ का मज़ा, आपसी दोस्ती का मज़ा, कौन किसके पास बैठेगा, है ना, वो मज़ा आता है। थिएटर में जो हम फिल्म देखने जाते थे जी वो आज टीवी पे चल रही हैं वो फिल्में, जी वो नहीं आती हमें, वो आजकल जो मोबाइल में देखते हैं। जी मोबाइल में वो मज़ा नहीं आता जो टीवी पे आता है, टीवी में वो मज़ा नहीं आता जो थिएटर में आता है, जी जी क्योंकि वहाँ मिलेंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, देखेंगे। महिलाओं का सांग में वर्जन इसलिए था कि उसमें ज़्यादातर ऐसी बातें होती थी, मतलब श्रृंगारिक पक्ष की, जी तो मानते थे कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी। अच्छा 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 कुछ केस ऐसे भी हुए, जी वो जो लड़के डांस करने वाले थे, सुबह घूमने जाते थे ना बाहर जाने के लिए, जी जोड़ जंगल जिसको बोलेंगे जी, देसी जी। भाषा में, तो लड़कियां बिटोड़े में छुप छुप के देखती थी, अच्छा ये होता देख कितना गजब का डांसर है, हाँ। आसक्त हो जाती है। जैसे आज फिल्मी हीरो कोई मतलब देखने के यहाँ लिए बुलवा हम लें तो भीड़ फिर लग जाती भीड़ है। लग जाती है उसको, जी, जी। कौन उसको हक करेगा, कौन उससे हाथ मिलाएगा, किससे हाथ मिलाए, जी। ऐसी हालत उन सांगियों की थी। जी तो बेड़ेबंद कई बार वो थे, मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, लेकिन वो खुद कहते हैं जी कि चोरी जैसा धन नहीं जय जार ना होता है, हाँ जुए जैसा खेल नहीं जय हार ना होता है, ओहो औरत जैसा मित्र नहीं जय बदकार ना होता है, हाँ और अपना नाम लेके जी उस जैसा सांगी नहीं जय जार ना होता है। ठीक जी है ना? उन्होंने अपने बारे में ही सब कुछ बता दिया और ये अलग अलग विधा में कौन वो- परफेक्ट हो सकता है वो- उसके बारे में चित्रित कर दिया। वो सांगी इतना खूबसूरत लंबा तगड़ा था, जब गाता था तो फिर इतना मस्त होके गाता था कि कोई ना कोई 2-4 महिलाएं उस पर आसक्त हो ही जाती थी। जी तो बाद में अपनी झोंपड़ी उसने गांव के बाहर बना ली थी। जी जी तो ये इस तरह के, वो देखिए है क्या, रूप रस स्पर्श गंध, हम्म, इन्हीं पे तो आसक्त होते हैं हम। जी पहला जादू रूप है, दूजा जादू राग, तीजा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू भाग। कला में चारों चीज़ें चाहिए जी कि आपका भाग्य भी चाहिए, जी। आपका रूप भी चाहिए, जी रूप अनुरूप वही सब रागा, हाँ। है ना। तो वो जो उनके जो भाव भंगिमाएँ थी जी वो इतनी अच्छी थी कि आदमी आसक्त हो जाता था उन पर, जी और ना चाहते हुए भी इनाम देने को दिल करता था। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मतलब चमोला जो कहते थे वो कि फलाने ने करा इतने रुपए का दान, आनंद करिए जी, भंडारे भरियो जी। जी तो वो नाम सुनने के लिए लोकेशना, वितेशना, पुत्रेशना, 3 तृष्णाएं ऐसी हैं जी जो बहुत कम, बहुत रेयर से लोग मिलेंगे जिनकी शांत होती हैं। जी कोई ना कोई एक कमी रहती जी है ना, जी जी कि चतुर्वीर का मर्द ने खट्टू, आह, है ना। तो वो फिर पुत्र का तोड़ा, हाँ। फिर धन हो थोड़ा, धन भी हाँ। मिल जाए तो फिर जीवन हो थोड़ा, क्या बात, है ना। कुछ ना कुछ कमियां तो रह रहती जाती हैं। तो हाँ लोकेशना सबसे बड़ा है इसमें जी कि हम अपने लोग मुझे पहचानें, मुझे आइए करें, मेरा आओ भगत करें, मेरा सम्मान करें, मुझे पगड़ी पहनाएं, मुझे मतलब उपहार दें जी मंच पे। तो वो जो लोकेशना है उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं। जी मुझे फिल्मों मेरी में जाने की प्रभु कृपा से कोई ज़रूरत नहीं है, जी लेकिन वो जो एक सांग की रोटी छुट्टा ना करती ना, वो बात है। जी जी तो एक उम्र के साथ साथ ठीक है रोल, हम वैसे मैं कहता हूँ भी मैं अश्लील नहीं बोलूँगा, जी द्व्यर्थी शब्द भी नहीं बोलता। जी तो मैं अब भी जाता हूँ सीरियल्स में और फिल्मों में उनमें काम करता हूँ, जी तो सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे पहचानते रहें। जी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एक बार आप सामने से हट गए तो आप मन से भी हट गए। जी जी कोई मित्र आपको 10 साल ना मिले, उसके बाद मिलेगा तो देखेंगे कि वेद प्रकाश तो थोड़े से लंबे नहीं थे, वो तो थोड़े से ऐसे नहीं थे, उनका तो बाल तो काले थे, सफ़ेद कैसे हो गए। जी तो
वो चीज़ें होती हैं। जी, तो इसलिए उस लाइन में लोकेशना, कंटिन्यू आप हाँ। उसमें नियमित रूप से काम कर रहे हैं। हाँ वितेशना जी। कि धन भी हो मेरे पास, धन हम्म। के बगैर कुछ नहीं होता, जी और पुत्रेशना भाई पुत्र हो मेरे, अच्छे सुपुत्र हों। जी तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो जो लोकेशना है वो इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें फिर कुछ आदमी बहक जाते हैं, कुछ आदमी टिके रहते हैं। देखिए एक एक मुकाम पे पहुंचना, एक धीरे धीरे ऊंचाइयां ग्रहण करना, ये मैं एक अलग प्रक्रिया मानता हूँ। जी। उसको मेंटेन करना, हम्म। उस पद की गरिमा को बनाए रखना, उस व्यवस्था की उस लेवल पे गरिमापूर्ण व्यवहार करना जी लंबे समय तक, वो बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी तभी आपकी वो सफलता, वरना सफलता तो रातों-रात भी मिल सकती है जी ना? तो जी। पैसा तो वैश्याओं के पास भी होता है। जी लेकिन जो असली बात है वो ये है कि आपका समाज में क्या स्थान है, जी उस स्थान पर लंबे समय तक टिके रहना, और बड़े उसको मनोयोग से जीवित करना, जीवंत रखना, वो बहुत बड़ा एक तपस्या कहूँगा मैं उसको। बहुत सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ता है जी कि लोग क्या कहेंगे, जी है ना? उसको मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में बतौर जूरी मेंबर पहुँचे थे, और जब हम नज़दीक से देखते हैं चीज़ों को, डॉक्टर साहब को गलत चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हैं। बतौर जज की कुर्सी पे बैठे, यदि वो गलत कोई गाने वाला है, गलत चीज़ें वो कर रहा है, या कहीं जज जूरी को डाइवर्ट करना चाह रहा है, उसको फोक दिखाना चाह रहा है संगीत को, तो तुरंत डॉक्टर साहब उसको क्वेश्चनराइज करते हैं और कहते हैं आप गलत हैं, अगर फोक की विधा है तो फोक की विधा ही होनी चाहिए। डॉक्टर साहब जब हम आपको इतने मतलब जागृत रूप से आपको जब देखते हैं, किस प्रकार से आप किसी कलाकार को मिसगाइड नहीं करते, यदि उसने कुछ गलती की उसको वहीं आप टोकते हैं कि ऑन स्टेज, जबकि आप मंच से कहते हैं मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इस विधा को ज़िंदा रखने के लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को सही करूं, इस विधा का कोई गलत प्रचार प्रसार ना हो पाए। ये किस प्रकार से आपने अपने आप को, कई बार आप कंट्रोवर्सी में भी होने का एक लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जबकि वो कंट्रोवर्सी नहीं लगती, वो कहीं ना कहीं उस विधा को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी एक उठाए जाने वाला कदम है। वेद प्रकाश जी बड़ी सही बात कही है कि मैं क्योंकि खुद कलाकार हूँ, मैं अभी भी मंच करता हूँ, और लगभग पिछले 45 साल से तो कर ही रहा हूँ। जी। एक गलती कर दी, उसको इनाम मिल गया, तो वो 50 गलतियाँ होंगी वैसी जी। उसको अगर वहीं रोक दिया जाए, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी कमी निकालना मेरा फर्ज है, जी। इसलिए कि मैं उसको सही बता भी देता हूँ साथ में, जी। भाई सही ये है, आपने फिल्मी धुन का इस्तेमाल किया, ये फलां गीत की धुन है, जी। और ये लोक संगीत का कार्यक्रम है जी। है ना? तो लोक को लोक रहने दें, इसको परलोक ना सिधरने दें। जी। तो मैं उसमें बताता भी हूँ भाई सही बात ये है, जी। और प्रमाणिक तौर पे बताता हूँ, क्योंकि मैं आज भी प्रभुदास है, चाहे मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छा, बहुत मतलब मेरिट वाला केस नहीं था, लेकिन मैं अब बहुत पढ़ता हूँ। अब बहुत पढ़ता हूँ कि मेरी अपनी लाइब्रेरी है, और मैं जितना भी पैसा है मुझे फिल्मों से, मंच से, कवि होने के नाते या जूरी मेंबर्स के नाते मिलता है, मैं पुस्तकों पर लगा के, और पीएचडी में बहुत मदद करता हूँ, ख़ासतौर से जो हमारी बेटियाँ हैं उनकी, जी। कि भी उनको पुस्तकें नहीं मिलती, साधन नहीं होते कई बार, तो मैं कई बार ऐसा होता है, अभी छोटी बेबी थी अभी किसी की, उन्होंने कहा सर मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, फिर बच्चा साथ में, उन्होंने कहा मैं आ जाता हूँ। क्या बात है। तो उनके दादसरा जो ससुर के पिताजी, उनसे मिला तो मुझे बहुत ज्ञान मिला। क्या बात है। वो 95 साल के थे जी। तो ना ऐसे मेरा खुशकिस्मती रही, मेरे पिताजी अभी इसी महीने 5 जनवरी को स्वर्ग सिधारे, पूरे 100 साल के हो गए। बहुत बड़ी तो इतने शब्द थे उनके पास है, इतने शब्द थे, पूरा एक मैं कहूँगा एनसाइक्लोपीडिया। जब भी कोई बात अटकती मैं फ़ोन करके भतीजों के साथ दादाजी से ये बात करवाओ, मेरी ये पूछना है, कि उनको फ़ोन पे कम समझ में आता था कई बार, तो वो बताते थे पूरा। हमारे तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी, तो वो पूरा मतलब 66-67 साल तक जिसके सिर पे पिता का सहारा रहे, और वो भी ऐसे संत तरह के पिता थे, तो ये हमारे संस्कार आते हैं वहाँ से। तो मेरा कोई ये मतलब नहीं होता मैं अपने आप को शो करूँ भाई मैं ज़्यादा पढ़ा, लेकिन नहीं, अब मैंने भी सीखा है, समाज से लिया है, मैं हमेशा कहता हूँ अब हम उस अवस्था में हम समाज को दें। संग्रहित तो कर लिया हमने, उसको लेके मर जाएं, क्या फ़ायदा है? बहुत सी विधाएं हमारी ख़त्म हो गई। आयुर्वेद कितना बड़ा था, लोगों ने दिया नहीं इस लाल से, तो मैं उसको बांटता हूँ। बहुत सुंदर। कि जहाँ से जिस समाज से लिया उसको कुछ ना कुछ देने का फर्ज, उससे कुछ ज़्यादा। जैसे हमें पुस्तकें नहीं मिली थी, मैं पुस्तकें भी मैं छपवाता हूँ और बांट देता हूँ।
जैसे मेरी एक पुस्तक है हरियाणवी संस्कृति की जीवंत परंपराएं, जी। तो हमारे जितने संस्कार हैं, जितने हमारे गीत हैं, उसमें अभी पूरे हरियाणा में घूम के मैंने 660 गीत रिकॉर्ड किए, उन्हीं की भाषा में, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन, म्यूजिकल नोटेशन, जी। कि अगली पीढ़ी को बात गाने वाला कौन होगा। मैं मेरी माँ को हंसता हूँ आज भी, शी इज़ 92, जी। तो मैं उसको अब भी हंसता हूँ, माँ तेरी तो मगा हर ब्याह में तेरी हाजिरी लागे, क्योंकि बात गानी यहाँ कोई है नहीं, ठीक तो बात बात कान बुलाऊंगे तो तेरे को लड्डू जलेबी भी खिलाऊंगे। ठीक बात है। तो मैंने कहा थोड़ा सा उम्र के हिसाब से शुगर का ध्यान रखा कर। हाँ, हाँ। मेरे को ना शुगर, मैं तो अपने खा के आती हूँ लड्डू। जी। बात गाया मैंने, और कोई गाने वाली है नहीं गाँव में। हाँ। ये हालत हो रही है, एक एक दो दो औरतें बची हैं, जी। बड़ा बात गाने वाले। जी। तो उसको संरक्षित करने के, पूरे संरक्षण करने के लिए और उसका संवर्धन करने के लिए पूरी कोशिश होती है मेरी। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हमें पता लगा है कि आप पिछले 45 वर्षों से हरियाणवी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उस पे लेखन का काम कर रहे हैं। आप थिएटर का भी काम करते हैं। अभी कुणबा धर्मे का, उसमें भी आप बहुत लीडिंग रोल में हैं। थोड़ा उसके बारे में बताते चलें, किस प्रकार से मतलब युवा नज़र आते हैं आपके जिस जोश और उत्साह को देखते हैं। 1984 में नहीं 1984 में छेल गेला जंग एक फिल्म आई थी। जी। उसमें विष्णु मल्होत्रा जी, जिन्होंने रामायण रामानंद सागरवाड़ी के संवाद लिखे, तो वो संवाद उसके लेखक थे, विशुद्ध हिंदी। और उसका हरियाणवी कौन करे, तो भाई अरविंद स्वामी और बाल सिंह बलारा जी जो थे, अरविंद स्वामी डायरेक्टर थे उसके। वो रेडियो स्टेशन पर आए, डायरेक्टर साहब थे एम ए राकेश जी, उनसे पूछा मैं कोई हरियाणवी लिखने वाला बंदा चाहिए। उन्होंने मेरा नाम ले दिया, तो मैं लिखता रहा। 10-12 दिन के बाद दादा लहरी सिंह थे उसमें, मुख्य भूमिका में थी उनकी भी, बुजुर्ग की। उन्होंने कहा रहे बाल सिंह, ये इतना सुथरा छोरा, इतना बढ़िया लिखा, इसको भी लो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे, हाँ, तो उन्होंने मुझे प्रोफेसर की भूमिका दी, अरविंद स्वामी जी ने, बाल सिंह जी ने। जी। उसके बाद 1985 में पनघट आई, उसमें मैं हीरो था। जी। महावीर गुड्डू और जगबीर राठी ये मेरे साथ कलाकार थे। तब से हमारी इनकी पुरानी, एक छोटे और बड़े भाई का संबंध है हमारा, जगबीर राठी से और महावीर गुड्डू से। तो वो पनघट आई, तो बाद 1990 में खानदानी सरपंच आई, उसमें मैं हीरो था। फिर उसके बाद कुछ सीरियल आए, तो बीच में कैसेट का ज़माना आया, कैसेट भी बनाई हमने, चुटकुले 2000। और उसके बाद सीडी का ज़माना आया, तो कुछ झाड़ पिछोड़ जैसी जगबीर राठी की सीडी थी, और कई सीडीज में मैं मतलब उसमें काम करता रहा। साथ के साथ लेखन पता नहीं कैसे शुरू हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन फौजी मेहर सिंह पे पहली किताब लिखी मैंने। फिर उसके बाद बेगन की जड़, जो हमारी नाटिकाएं हैं, वो सिलेबस में भी लगी, बेगन की जड़ और साझा सीर, BA में साझा सीर, MA में बेगन की जड़। तो वो सिलेबस में लगना 50 साल की उम्र में। 2004 में मुझे पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड मिला, क्योंकि तब तक मेरी 8-10 पुस्तकें हो चुकी थी और अच्छी रही वो। 3 पुस्तकों को मेरा वो मिला, पुस्तक श्रेष्ठ कृति। पहली थी ये फौजी मेहर सिंह, दूसरी थी बाजे भगत व्यक्तित्व और कृतित्व, और तीसरी थी हरियाणवी संस्कृति जीवंत परंपराएं। तो ये कुल मिला के फिर अभी 2017 के लिए मुझे पंडित माधव प्रसाद मिश्र अवार्ड मिला। तो अब 21-22 पुस्तकें हैं, जिनमें से 3 को श्रेष्ठ कृति का पुरस्कार है, और ये पंडित लक्ष्मी। उधर फिर क्योंकि ये फिल्में और ये चल रही थी, तो इसमें मुझे 2010 में देवी शंकर प्रभाकर अवार्ड मिला, पंजाब साहित्य कला परिषद का अवार्ड मिला। और आपको एक जानकारी बता दूं, बहुत कम लोगों को पता है, हरियाणा सांस्कृतिक अकादमी, हरियाणा कला परिषद, इसका पहला निदेशक मैं था। 1 जून 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, पहला निदेशक मैं था। फिर कुछ कारण ऐसे रहे, मैं बहुत समझौते प्रिंसिपल सिद्धांतों पे रहे, उनसे कोई समझौता मुझे कहा गया था कुरुक्षेत्र में खुलेगी, और वो उन्होंने फिर मुझे चंडीगढ़ में बिठाने की कोशिश की, वो मना कर दिया। फिर बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ लोग चाहते थे कि भाई मतलब ये रेडियो का आदमी कहाँ से आ गया। तो 1983 में मैं रेडियो में आया। फिर UPSC से 91 में मैं कार्यक्रम अधिकारी बना। कुरुक्षेत्र में पहली स्थापना पर पहली मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे, और ये मेरा जो साहित्य था वो भी, और जो संस्कृति थी वो भी, मंच में मैंने कोई पूरे 40 साल तक लगभग हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में किसान मेले होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें मंच संचालन किया 40 साल तक लगातार, एक अपने आप में रिकॉर्ड। हाँ, इस बार करके मैंने कहा भाई 40 तो हो लिए, आगे भगवान की मर्जी है। अभी इसमें सितंबर में था मेरा, तो मैंने पूरे 40 साल करके मैंने कहा फलां सन में मैं लगा था 83 में, और 40 साल हो गए, तो इसलिए अब आगे प्रभु इच्छा है। तो ये और समाज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें संस्थाओं का मेंबर हूँ। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए एक ही बात कहता हूँ मैं साथी कलाकारों को, स्वाभिमान छोड़िए मत, अभिमान कीजिए मत। बहुत सुंदर।
स्वाभिमान के लिए आपको कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े मैं तैयार रहा हूँ। जैसे मैंने पद छोड़ दिया था जी और बहुत से पद छोड़े ऐसे ही। जी और अभिमान करना उससे उससे जो पतन होता है तो वहीं से शुरू होता है। जी जी उसके बगैर, अभिमान के बगैर पतन, अगर आप नेक नियति से चलोगे तो पतन नहीं होता है। जी पतन आदमी का होता वहीं से जब वेद प्रकाश पांचाल से रामफल चैल बड़ा बनने लगता है। जी जी डॉक्टर साहब, आपकी सरलता को नमन है। ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं, एक कहावत है देसी, पूत के पाँव पालने में दिखना। क्या रामफल चहल के पूत के पाँव पालने में दिखने के कुछ ऐसे आसार थे कि आप इतने बड़े पद पे पहुँचेंगे? कोई आपको याद आती हो ऐसी, जिस याद से कि हाँ यार, वो शुरुआत मेरी बचपन में ही दिखाई देगी थी कि मुझे यहाँ पहुँचना है? एक हमारे पड़ोस में दादी थी, उसकी आवाज़ बड़ी घरघरी थी। अच्छा जी तो पता नहीं क्यों मुझे, आंगन बहुत बड़ा था गांव में, मतलब बिग्घों के हिसाब से कहिए, जी परिवार संयुक्त होते तो मैं उस आंगन में बैठ के, और मेरी माँ उस दादी की बहुत अच्छी मतलब वो सम्मान देती थी, जी और मुझे उनकी आवाज़ में पता नहीं क्या था, आकर्षण था या क्या था, जी तो मैं उनकी नकल उतारता था। जी तो जैसे- मेरी माँ मतलब नदी के जड़ में ट्यूबवेल ला लांगा, सगड़ा पानी ने खींच ले वो, अच्छा ऐसे बोलता था मैं। वो जी। कैसे बैठती थी, कैसे उसकी एक्टिंग करता था, जी मिमिक्री कह लो। जी तो मेरी माँ बहुत पीछे पड़ती थी, क्या तू, तेरी दादी लगती है ये वो। हाँ, हाँ, तो वो तो था। बाकी फिर धीरे धीरे ऐसे ही मंच से जुड़ गए। जी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई वो जो है ना इस तरह का, क्योंकि पारिवारिक परिवेश बिल्कुल आज भी मैं खेती करता हूँ, अपना फार्म हाउस है जी गाँव में। तो मेरे एक मित्र हैं, रामफली नाम है। जी ज़मीन भगवान की दया से अच्छी, हम 2 भाई हैं, तो 25 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, जी सारी बढ़िया ज़मीन है। जी तो उन्होंने कहा गांव में खेती करेगा ना तो लोग कहेंगे तो इसका बढ़ता ही नहीं यार, इतनी बड़े पद पे रहा है, हीरो है फलाना, और यहाँ आगे अपना कसी कसौले चला रहा है, जी कोई तेरे को मजदूर नहीं मिलेगा, तेरा मजाक उड़ाएंगे। तेरी BSc एग्रीकल्चर पे भी लोग कहेंगे क्या कृषि ज्ञान है, कोई चीज़ फेल होगी। एक आध बार फेल भी हुई, जी घिया लगवा दी, वो बिकी नहीं। अच्छा अब उसको तोड़ने का खर्चा ज़्यादा है और बिक्री कम क्यों, बिक्री कम तो वही रामफल कहता है ले भाई, यो कृषि वैज्ञानिक जी देख लो, अपने ही घर में नुकसान कर लिया। जी जी तो बोला तेरी टांग तोड़ दूंगा अगर तेरी आके थी। तो मैंने अलवर से 25 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ावदा, जी वहाँ अपना फार्म हाउस बनाया, एक अच्छा बड़ी ऐसी झोंपड़ी बना के, जी देसी गाय रखता हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, क्या बात है आंवले का बाग है, सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं, जी और अपने बाजरे की रोटी का चूरमा बना के इन दिनों में करके तेल की मालिश धूप में लौटता हूँ और मज़ा आता है मुझे। तो आज भी मैं उतना ही प्रकृति के नज़दीक हूँ। गाय पाड़ी हुई है वहाँ देसी, वो देसी गाय का खान पान और वो रहता है। तो कर्म जो है वो सबसे बड़ा है। जी कर्म करते रहिए आप, अच्छे बुरे की व्याख्या दुनिया करती रहेगी। मुझे नहीं पता मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, मैं अपने बिल्कुल एक नैतिक करते हुए मान के मैं इस अर्थ में लेता हूँ वेद प्रकाश जी। जी डॉक्टर साहब 3 रोटी सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम में, मान लियो हमने 8 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, कितनी भी खाई, जी अगर वो 5 रुपये पर रोटी, तो 50 रुपये की आपकी रोटियाँ होगी सारा दिन जी। की। आधा किलो दूध भी आपका 50 रुपये का होगा, जी सब्जी भी आपकी 50 रुपये की, मतलब कुल मिला के एक आदमी के आज मिनिमम जो है 100-150 रुपये खर्चा करेगा जी। कंजूसी करके। बिल्कुल बिल्कुल उस 100 रुपये का आज मैंने किया क्या, आउटपुट क्या दिया। इनपुट मैंने 100 रुपये, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हूँ जी कि इनपुट तो मैंने 100 रुपये का तो खर्च कर दिए, सुबह सुबह परांठे खाया मैं, जी उसके बदले में क्या दे रहा हूँ मैं, क्या बात लेखन में, जी वाचन में, जी पाठन में, कुछ भी, मतलब कुछ तो सिखाऊँ ना मैं, जी जी कुछ तो सीखूँ ना मैं, जी और सीखूंगा तो 4 गुना होकर निकलेगा, क्योंकि मैंने 40 किताबें पढ़ ली उस विषय की, जी तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो वो समाज को मिले। जी ये कर्म का मतलब ये नहीं कृषि चलाना, कर्म का मतलब ये नहीं हल जोतना, कर्म का मतलब ये नहीं सारा दिन आप लिखते रहो। जी बहुत आनंदित, कल मैं और धर्मपाल मलिक जी ADG रिटायर्ड, जी शायद फिजूल की बात तो भाई इतना हंसे, जी तो मलिक साहब हाथ जोड़ के शाम को यहाँ से जब हम गए ठहरने के निवास पे, जी तब तक बोले भाई आज पेट में दर्द हो गया यार, चल अब नहीं। हंस के ये हंस बहुत के बहुत कम लोगों को होता बहुत है कम ये लोगों को स्थिति। नसीब होती हैं जी। चीज़ें। तो जीवन को सहज, सरल, निजता, तरलता, 4 मूल गुण हैं। सहजता, सरलता, निजता और तरलता। आप किसी के दुख में शामिल हों, आप किसी के सुख में शामिल हों। हाँ आज मेरे साथी महावीर गुड्डू को पद्म श्री मिला, जी सबसे पहले फ़ोन किया उन्हें सुबह सुबह, जी इतना आनंद आया कि जैसे मुझे मिलता तो उतनी खुशी नहीं होती, क्या बात है, ये सरलता, ये है ना। मतलब हाँ, खुशी तो का मैं जब से जो भी मिलता है जी उनका जानकार होगा तो मैं जरूर बताता हूँ, भाई महावीर गुड्डू का आज पद्म श्री मिला है। बिल्कुल बिल्कुल आपने व्यक्तिगत तो अनौपचारिक चर्चा में बात की कि हाँ। कितना खुशी का आपने हाँ। व्यक्त की तो कि किस प्रकार से सहजता, सरलता, निजता और तरलता, कोई बनावटीपन नहीं। आप बनावटीपन कितनी देर रखोगे, जी मैं आपसे कितनी देर ऐसे हट के और ऐसे बात करता रहूँगा, संभव नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं नॉर्मल हो जाऊँगा। जी, तो जी। बी नॉर्मल, बी नॉर्मल,
जी। हम आकाशीय प्राणी तो है नहीं। बिल्कुल। इसी ज़मीन से हम गेहूँ खाते हैं, इसी ज़मीन पे घास पैदा होता है, ऊपर से उचरते हैं, उसका दूध पीते हैं। जी। तो इसी के साथ रहो ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हवा में कितनी देर रहोगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई। आप सरकारी नौकरियों में भी रहे, आपने सरकारी व्यवस्थाएं भी देखी, आपने संस्कृति को भी जिया भी और देखा भी। क्या ऐसा किया जाना चाहिए सरकार के एंड पर कि ये हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, जो सांग की विधा है और अनेकों हरियाणवी संस्कृति जीवित रहें, पूरे विश्व भर में इनका प्रचार प्रसार किया जा सके, सरकार के एंड पे क्या और किया जाना आवश्यक है? सिलेबस में लगाना। जी, बहुत सुंदर। एक थंब रूल। देखिए, धरोहर हैं, संग्रहालय हैं और कई नुमाइशें हैं, सब कुछ है। ये प्रतिस्पर्धाएं हैं, युवा समारोह हैं, ये एक तरीका है। जी। लेकिन इतिहास का पन्ना है ये जो धरोहर संग्रहालय हैं ये, जी। उसको सिलेबस में लगा के 10वीं के बाद उसको पढ़ाया जाना चाहिए सही सलीके से, और वो कंपलसरी हो। जी। लगाया था एक बार लोक धारा के नाम से, लेकिन वो ऑप्शनल रख दिया, कुछ बच्चे लेते थे, कुछ नहीं। तो हरियाणवी साहित्य को, हरियाणवी सांगों को सिलेबस में लगाया जाए, और ताकि बच्चे गर्व महसूस कर सकें कि मेरी बोली है। जी, माँ बोली। माँ बोली। उस पर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बाकी प्रयास छोटे पड़ जाते हैं उसके सामने। जी। तो अभी बात चल रही थी, कल ही कोई विदुषी मिली थी मुझे किसी यूनिवर्सिटी की, जी। वो कह रही थी इसको अब सिलेबस में लगा रहे हैं। जी। मैंने कहा मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, मैं फ्री दूंगा। क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ, तो यूजीसी में लगाया जाएगा। और कहीं भी है भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के कि जो क्षेत्रीय भाषाएं उनको मरने मत दो। हमारी हरियाणवी मर रही है। हमारी हरियाणवी को हिंदी कम और अंग्रेजी ज़्यादा खाने लग गए। जी। बच्चे हमारे जो है ना, वो नमस्ते या राम राम की बजाय गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। वो पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कभी बाजरे की रोटी भी खिलाइए, उनको कभी बाजरे की खिचड़ी भी खिलाइए। मैं खिलाता हूँ कि पिज़्ज़ा बर्गर खाओ तुम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप ब्रेड खाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कभी मेरी मेसी रोटी भी खाइए। क्या बात। और मैं उनको खुद बना के कई बार खिलाता हूँ। क्या बात। कई बार मैं श्रीमती जिंजना जी भी कहता है आज हेड कुक की बारी है, मैं बनाता हूँ सब्जी रोटी। क्या बाजरे की रोटी चेल साहब बना लेते हैं? हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। कठिन सा विषय नहीं, कठिन क्यों है जी। आप, वो एक तपस्या है, यही तो बात है। मैं अपने कपड़े खुद सी लेता हूँ, पजामा कच्छा वगैरह। कमाल। तो वो उसमें मैं कई बार कपास होती है मेरे पास, ब्राउन कॉटन उगाई मैंने जी। एक बीज हाथ से चुगा। क्या बात है ना। तो ये जो हमारा चरखा काटना था ना, वो एक ऐसा योग था जी कि थोड़ा सा ध्यान हटा नहीं, आपका तार टूटा नहीं। आपने योग शब्द बोला है उस चीज़ के हाँ लिए। बिल्कुल योग था वो। ये जो अभ्यास था, ये मेडिटेशन है चरखा काटना जी। कि एक हाथ से आपने घुमाना, एक हाथ से तार, थोड़ा सा आपका ध्यान यूँ हुआ और तो आपका तार मतलब ध्यान केंद्रित करने का बहुत अच्छा एक साधन पुराने समय में अगर आप ध्यान से बाजरे की रोटी गर्म पानी में आटा भिगो के और अच्छा उसको रगड़ा लगा के जी हथेली का और बनाएंगे तो ना टूटती है ना और कुछ। जी। तो ये चीज़ें ये सिखाइए बच्चों को, खिलाइए। स्वाद क्या है, मैं नॉन वेज नहीं खाता क्योंकि टेस्ट ही नहीं है। मैं अंडा की भुर्जी, कई बार कहते हैं आप अंडा खा लो, बॉयल खा लो, भाई मेरा नहीं है, उल्टी लग जाएंगी मुझे। जी। मैं ये नहीं घृणा नहीं करता, मेरे साथ बैठ के खाते रहो, मुझे कोई घृणा नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाता क्योंकि मेरी पाचन क्रिया शुरू हुई है मेसी रोटी से, बाजरे की रोटी से, खिचड़ी से, दलिए से, खीर का पतीला चाटने का जो आनंद है ना पांचाल जी, मैं कहता हूँ भाई छोड़ दो, थोड़ी सी खीर हो उसमें और उसको खुर्च के, आज तो चम्मच है तो वो मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ अरे बाहर निकलाओ जी, तुमने खाना खा लो, आज दलिया बना है या खीर है या खिचड़ी है, भाई तुमको बुरा लगेगा, मैं तो सपड़ के मार के खाऊंगा। आवाज़ आती है खाते खाते, सपड़ की जो आवाज़ है, वो जो आनंद है, क्या बात है, सलाइवा जो मुंह से निकलता है, राल जो बढ़ती है, वो आजमा करती है। कमाल। तो वो जो सपड़के हैं, उस सपड़के का मजा क्या है, आवे नहीं। कितनी आप महंगे पिज्जे बर्गर खा लो। जी डॉक्टर साहब, आपसे सांस्कृतिक चर्चा कर ली, हमने शिक्षा के ऊपर चर्चा कर ली। आपका जैसे चर्चा के दौरान पता चला आप कृषि विशेषज्ञ भी रहे, आप खुद 25 किलों की खेती आप कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं। तो जो हज़ारों लाखों युवा जो आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये रासायनिक खेती की वजह से जो खान पान में जो जहर आ रहा है और उससे हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, आप किस प्रकार से जागृत करेंगे कि वो प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े? देखिए, मेरे पिताजी ने कभी भी चने के अंदर, गेहूं के अंदर वो गोलियां नहीं डालने दी सल्फास की। अच्छा। कभी नहीं डालने दी।
और 3-4 एकड़ जब बुरा लगता था, भाई को बहुत बुरा लगता, छोटा भाई खेती करता था, जी 4 किले खराब कर रखे, दड़ा बोलते हैं उसको, ऊंची जमीन थी, बोले कभी काम आएगी। 95 के बाद 5-6 साल तक जो बाढ़ का मामला रहा, उसी ऊंची खेतों ने ही हमें बचाया, वाह है ना। जी। तो अभी जैसे राजस्थान में मैंने ज़मीन ली है, टिब्बे की ज़मीन है, जी वो बहुत ऊंची नीची थी, तो मैंने कहा भाई इसको बजाय मैं वो इतनी लाखों टन मिट्टी को उठा के और वहाँ तक ले जाऊँ, जी मैंने उसके लेवल ही 2 बना दिए, 3 फुट ऊंचे को थोड़ा सा मतलब इकट्ठा कर दिया, और एक स्टेप डाउन बोलते हैं उसको, कंटूर बोलते हैं उसको, दूसरे लेवल पे। अब उसमें जो नीचे वाली एकसार करके उसमें बाग लगा दिया, जी। ऊंचे वाले में दूसरे फ्रूट प्लांट लगा दिए, उसमें अंजीर बहुत अच्छी लगती है, अमरूद बहुत अच्छा लगता है, अनार हैं, बेर हैं, सारे तो है ना। तो उसमें जैसे मैंने ब्राउन कॉटन वहाँ पैदा की, मर गई थी हमारा, जी भूरी कपास ब्राउन कॉटन मर गई थी वहाँ, जी तो अब मैंने वो पैदा की है वहाँ पर, दोबारा 10 बीज मिले थे मुझे उसका, जी और ऐसे ही काला गेहूँ लेके आया कहीं से, जी तो काला गेहूँ पैदा करता हूँ, वो खाता हूँ ऑर्गेनिक। 306 अपना गेहूँ, एक कोई ये वीडिसाइड नहीं डालता। जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वेद प्रकाश जी शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ मैं जी जिसको कृषि, संस्कृति और साहित्य तीनों में स्टेट अवार्ड मिले हुए हैं। क्या बात है, बहुत तीनों पैरेलल चली हैं। कृषि का मैं प्रसारक रहा हूँ रामफल भाई के नाम से, जी उससे पहले किशन भाई के नाम से सालों, जी शाम को 6:20 से लेके और 7:30 बजे तक देहाती कार्यक्रम का इंचार्ज रहा शुरू से, जी और उसमें लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, बहुत स्नेह मिला लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिला लोगों का, जी और मैं कभी पेपर लेके नहीं बोलता था। जी मुझे गेहूँ के आज भी कौन सा बीज कितना डलेगा, कितनी खाद डलेगी, कितने जी कौन सी दवाइयाँ हैं, हाँ, है ना, सरसों क्या, गोभी क्या, आलू का, जी। सब चीज़ों का मुझे वैसे ही पढ़ा तो था मैंने, जी लेकिन रेडियो में आगे फिर जितना उस पर फिर दोबारा से वो किया, तो मुझे सारी चीज़ें याद थी एज प्रसारक। मैं घंटों लगातार बगैर कोई कागज़ लिए और सही सटीक जानकारी देता रहा। जी उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना बनी जी रहती है। जी आज भी मैं कभी मंच पे चढ़ता हूँ, कभी कागज़ लेके नहीं चढ़ता। जी डॉक्टर साहब, मेरे जो मन में है, मन की बात मन तक पहुँचती है, क्या बात है, ओठों की बात केवल कान तक पहुँचती है। जी जी आप दिल से बोलेंगे दिल तक जाएंगे, जी ओठों से बोलेंगे कान काम तक तक ही जाएंगे। बस। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन जाते जाते जो लाखों दर्शक आज आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, जाते जाते आपकी तरफ से संदेश और अंतिम निवेदन मैं करना चाहूँगा, गायकी की 2 लाइनें जो जो आपके दिल के करीब हो, उनसे हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। जी डॉक्टर साहब। इसमें देखिए कि अभी क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे हैं, शायद जी। कहीं ज़रूरत हो, जी कि हमारे कवियों ने ना निरोष्ठक छंद बहुत गाए हैं। जी और निरोष्ठक छंद का मतलब ये होता है कि भाई उसमें ओठ ना मिले जी और उसमें कुछ शब्दों को वर्जना होती है। मैं अभी 2 लाइनें आपने कही हैं, जी पंडित रामकृष्ण व्यास। जी दीनानाथ देश दाता तनन्याकारी नरनार कहें, अजर अनादि हरता करता निराकार साकार कहें। नर की देह धारण करके कार्य करता है जग का, गलत नहीं तेरे ते सारा कार्य करता है जग का, कारण करता है जग का तन इसीलिए जगतार कहें। दीनानाथ देश दाता तनन्याकारी नरनार कहें। जहाँ तक संदेश की बात है, जी अपनी संस्कृति से प्रेम कीजिए, जी उसका संरक्षण कीजिए, संवर्धन कीजिए, कर्मशील रहिए, जी और जितना ये खाद, नकली और दवाइयाँ, इनसे बचेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। और आपका वेद प्रकाश जी। नहीं डॉक्टर कि साहब, आपने रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार को गौरवान्वित किया है। ऐसी शख्सियत के नज़दीक हम बैठे और चर्चा की। इतिहास के पन्नों में आज का दिन लिखा जाएगा निश्चित तौर पर, और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर आज बहुमूल्य खजाना किताबें तो हैं ही हैं, इस प्रकार के जो हमारे, मैं तो युवा कहूँगा लेकिन उम्र का तगाज़ा है, ऐसे बुज़ुर्गों के नज़दीक आप बैठिए, उनके सानिध्य में बैठिए, उनसे ज्ञान लीजिए और उसका संस्कृति को बचाने के लिए प्रचार प्रसार कीजिए। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे बहुमूल्य हीरों को कभी भी नज़रअंदाज करने का प्रयास ना किया जाए। ऐसे बहुमूल्य हीरों को पद्म श्री, पद्म विभूषण, अनेकों ऐसे पुरस्कारों से जब आप सम्मानित करेंगे, तभी इस संस्कृति का प्रचार प्रसार संभव है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।